तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ग्रुप से जो समुद्र में मछली पकड़ रहे होते हैं। कैप्टन जैसे ही पानी पीकर एक प्लास्टिक की बोतल समुद्र में फेंकता है तो एक दर्दनाक चीख इन सब के कान फाड़ देते हैं। ये लोग डर जाते हैं। इस वक्त जो उन्होंने मछलियों का जाल समुद्र से निकाला था, अचानक वो भी फट जाता है और एक खौफनाक इंसान से मिलती जुलती क्रिएचर उससे भी जाल से बाहर निकलती है। कैप्टन उसे देखकर डर जाता है और फौरन उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद सीन कट होकर हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है। हम मिलते हैं ब्रकली से जो इस टाइम सो रहा है। अचानक से उसके फोन पर बेल होती है और वो घबराहट में उठ खड़ा होता है। उसे एक इमरजेंसी मिशन पर जाने के लिए मैसेज आया था। पता चलता है कि वो यूएन की इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के लिए काम करता है। ब्रकली जल्दी से अपनी बेटी को उठाता है और उसे बताता है कि मुझे इमरजेंसी कहीं जाना है और तुम्हें अपनी मॉम के पास जाना होगा। इस टाइम सार्जेंट हाना ब्रकली को पिक करने के लिए आई थी और उन्हें ये सुनकर काफी गुस्सा आता है कि ब्रकली पहले अपनी बेटी को उसकी मॉम के घर छोड़ना चाहता है, वो भी उन्हीं की कार के जरिए। खैर, इस टाइम ब्रकली की एक्स वाइफ भी उस पर काफी गुस्सा है क्योंकि ब्रकली के ऐसे कामों की वजह से हमेशा ही उसे अपने काम इग्नोर कर अपनी बेटी का ख्याल रखना पड़ता है। ये काम खत्म करने के बाद ये लोग एक प्राइवेट एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां पर जर्नल उन्हें मिशन की डिटेल देते हैं। लेकिन यहाँ ब्रकली का टैबलेट काम नहीं कर रहा होता। उसके साथ बैठा हुआ एक आदमी उसे वीडियो दिखाता है जिसमें वो क्रिएचर जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो इंसानों पर हमला करती हुई दिखाई जा रही है। ये देखकर ब्रकली घबरा जाता है और घबराहट में इस आदमी को बताता है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक क्लर्क हूँ जो आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। वो एजेंट जिसने ब्रकली को वीडियो दिखाई थी वो भी घबरा जाता है और फिर पूरे रास्ते ब्रकली से कोई बात नहीं करता और ये लोग अब हेलीकॉप्टर के जरिए एक अनजान सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एक खास बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले इन सबको डिकॉन्टेमिनेट किया जाता है, यानी इन सब के ऊपर से एक खास मशीन के जरिए सारे जरासीम मारे जाते हैं। जिसके बाद कर्नल आकर इन सब से मिलते हैं और इन्हें दिखाते हैं दीवार पर लटकी हुई वही क्रिएचर जिसे हम मूवी में बार बार देखते आ रहे हैं। सभी इस क्रिएचर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और कुछ कुछ को तो यही लग रहा था कि एक इंसान कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा है, लेकिन कर्नल बताते हैं कि ये क्रिएचर असली है और ये पानी से निकली है। साइंटिस्ट ने इस क्रिएचर को होमोस्पेंडल का नाम दिया है। इंसानों जैसे ये क्रिएचर्स असल में पानी के अंदर रहते हैं और माना जाता है कि इंसानों के दुनिया में आने से पहले यही इस दुनिया में रहा करती थी। साइंटिस्ट इस टाइम इस क्रिएचर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और इन्हें इस क्रिएचर के गले में एक पर्ल मिलता है जिसका मतलब इन्हें अभी तक के लिए समझ नहीं आया था। एक ऑफिसर अब वो पर्ल उस होमोस्पेंडल की गर्दन में वापस डाल देता है, जिसके बाद ये सब लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन पर मीटिंग करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ब्रकली अकेला रह जाता है। वो इस क्रिएचर को बहुत ही गौर से देखता है और फिर इस क्रिएचर को वो उसी तरह से रिस्पेक्ट देता है जिस तरह से वो अपने जीसस क्रॉस को रिस्पेक्ट देता है। यहाँ हमें जर्नल को सभी लोगों के साथ मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। जर्नल कर्नल से सवाल करता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्रिएचर इतने ऊपर आया कैसे। कर्नल कहते हैं ये बहुत बड़ा खतरे का साइन हो सकता है क्योंकि 2020 में भी अंडर वाटर सबमरीन में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था और वो भी ऐसे ही क्रिएचर्स की वजह से हुआ था। ये लोग अब इन होमोस्पेंडल क्रिएचर्स से बात करना चाहते थे जिसके लिए ये एक खास मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन के जरिए वो दूसरे क्रिएचर्स को सिग्नल भेज देते हैं और फिर उनके जवाब का इंतजार करते हैं। ब्रकली ने जब इस मशीन से सिग्नल को भेजा था तो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई थी, वो सिग्नल इतना तेज था कि ब्रकली खुद भी कांप उठा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जवाब नहीं आता और ये लोग अपने कैंप्स में सोने के लिए आ जाते हैं। ब्रकली हैना से पूछता है कि क्या मैं अपने घर कॉल कर सकता हूँ, लेकिन हैना ऐसा करने से मना कर देती है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस रूम में इन्होंने उस होमोस्पेंडल को बांध कर रखा हुआ था वहां पर दो सोल्जर्स ड्यूटी दे रहे थे। एकदम से वो नोटिस करते हैं कि उनके पांव के नीचे की जमीन दलदल बनने लगी है। इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वो सोल्जर उस दलदल में फंसने लग जाते हैं। उसका दूसरा साथी उसे बचाने की कोशिश तो करता है पर नाकाम रहता है। पहली वाली सोल्जर पूरी तरह डूब जाती है और मर जाती है। दूसरा सोल्जर मदद के लिए अपनी रेडियो का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है पर दूसरी तरफ कोई मैसेज नहीं सुनाई देता, बस एक साउंड वेव सुनाई देती है। अचानक से उसी दलदल से एक हाथ निकलता है और उस सोल्जर को पानी के अंदर खींचकर मार देता है। जिसके बाद वही क्रिएचर यानी होमोस्पेंडल उस पानी में से एकदम से बाहर निकलती है और अपने साथी की डेड बॉडी को खींचकर उतारकर यहाँ से ले जाती है। यहाँ अब सिक्योरिटी अलार्म्स भी बजने लगे थे। ब्रिकली के साथ साथ सभी सोल्जर्स इस जगह को चेक करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें ना तो अपने सोल्जर मिलते हैं और ना ही वो क्रिएचर। फर्स्ट यहाँ का दोबारा से नॉर्मल हो चुका था और जनरल ऑस्टिन बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो अपने सोल्जर्स को अपने रेडियो के जरिए कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा था। ब्रिकली यहाँ पर एक मेटल का पीस जमीन के अंदर धंसा हुआ नोटिस करता है और जैसे ही उसे खींच कर निकालता है तो उसे पूरी चेयर मिल जाती है। ये देखकर जनरल ऑस्टिन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जमीन पर लेटकर दोबारा रेडियो से कांटेक्ट करते हैं अपने साथियों को, लेकिन जमीन के नीचे से उन्हें अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है और इससे वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। जिस तरह ब्रिकली ने यहाँ पे चेयर निकाल दी थी, कुछ और भी यहाँ पे हो सकता था। ये लोग इस जगह की खुदाई करना शुरू कर देते हैं और इन्हें अपने साथी का हाथ दिखाई देता है। ब्रिकली डरकर यहाँ से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसने इस तरह डेड बॉडी पहली मर्तबा देखी थी। उसके बाहर आने से काफी सारे लोगों को शक होने लगता है कि आखिर ब्रिकली इस तरह क्यों डरा, और वो यहाँ पर सबको सच बता देता है कि वो पहले बस एक क्लर्क हुआ करता था फौज में और उसने खुद ही अपने आप को एक एजेंट के तौर पर रजिस्टर कर दिया था, लेकिन अब वो इन चीजों से काफी ज्यादा डर रहा था। वो जनरल ऑस्टिन से कहता है कि आप इसकी कोई भी सजा मुझे देना चाहें तो दे सकते हैं, पर जनरल ऑस्टिन उससे कहते हैं अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक एजेंट हो या नहीं, लेकिन तुम हमारे लिए काम कर रहे हो, यही बड़ी बात है। यहाँ पर ब्रिकली के साथ ही निहाना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि इस तरह के मिशन उन्हें मिलने में सालों लग जाते हैं और ब्रिकली ने गलती से ही ये मिशन ले लिया था।
और ये लोग सालों की महीनों की ट्रेनिंग्स करने के बाद मुश्किल से यहाँ पहुंचे थे, है ना। अब उसे अपने यूनिट के बारे में भी बताती है और कहती है कि ये यूनिट सुपरनेचुरल चीजों पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया है। इससे पहले कि है ना इसे और कुछ बता पाती, यहाँ पर शोर मच जाता है। खबर मिलती है कि समुद्र के किनारे पर वही क्रिएचर देखी गई है। सभी लोग उससे बात करने के लिए समुद्र के किनारे पर चले जाते हैं और ब्रिकली को यहाँ पर कैमरा पकड़ा दिया जाता है उस क्रिएचर को कैप्चर करने के लिए। जनरल ऑस्टिन सभी लोगों को अपने हथियार नीचे रखने को कहते हैं और एक ट्रांसलेटर के जरिए उस क्रिएचर को वेलकम करते हैं अर्थ पर। जिसके बाद ऑस्टिन उसे दुनिया पर बुला रहे थे क्योंकि वो इन क्रिएचर्स के साथ मीटिंग करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि आखिर वो क्यों अब पानी के ऊपर आ रहे हैं। ये क्रिएचर पहले पहले मीटिंग के लिए नहीं मानता और जनरल ऑस्टिन से कहता है कि तुम लोगों ने हमें मारा है और अब हम बदला चाहते हैं। जवाब में ऑस्टिन कहता है कि मारा तो आप लोगों ने भी हमें है, लेकिन हम बदला नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं और इसीलिए हमें आपसे एक मीटिंग करनी होगी जिस पर ये क्रिएचर यानी होमो स्पेंडल मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर कि होमो स्पेंडल किसी एक इंसान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से बात करेंगे। उसके ही कहते ही पूरी दुनिया में जगह जगह समुद्र से ऐसे ही होमो स्पेंडल्स बाहर निकलने लग जाते हैं और पूरी दुनिया इस अजीब नजारे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। सभी लोगों के फोन्स पर अलर्ट्स बजने लग जाते हैं और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डरावनी हो जाती है। लोग इन होमो स्पेंडल्स की वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में जहाँ पर होमो स्पेंडल्स को नहीं भी देखा गया था वहां पर भी होमो स्पेंडल्स वायरल हो जाते हैं। इस टाइम तक कोई भी किसी भी होमो स्पेंडल पर हमला नहीं करता क्योंकि जनरल ऑस्टिन का हुक्म था कि वो पहले होमो स्पेंडल के लीडर से बात करना चाहते हैं। आखिर होमो स्पेंडल्स भी मान जाते हैं और यहाँ पर H2O डिप्लोमेसी तैयार कर दी जाती है। H2O डिप्लोमेसी वो मीटिंग है जो होमो स्पेंडल्स और इंसानों के दरमियान में होगी। असेंबली हॉल के अंदर अब एक बहुत बड़ी सी पाइपलाइन लगाई जाती है और एक वाटर कंटेनर रखा जाता है जहां पर होमो स्पेंडल्स आकर इन लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर ब्रिकली को भी घर जाने की छुट्टी मिलती है और वो अपनी फैमिली से मिलता है। वो अपनी एक्स वाइफ से कहता है कि आपको थोड़ी दिन और मेरी बेटी को संभालना होगा और वो इस बात पर गुस्सा न करे, इसीलिए उसे वो 3000 पाउंड्स भी दे देता है। थोड़ी देर बाद हमें असेंबली का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे आर्मी जनरल्स, पॉलिटिकल लीडर्स और जर्नलिस्ट असेंबली हॉल में इकट्ठे होते हैं होमो स्पेंडल्स से मिलने के लिए। लेकिन आज के दिन जर्नलिस्ट का यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करना मना था। चारों तरफ से मिलिट्री ने इस जगह को घेरा हुआ था और जैसे ही मिलिट्री दिखती है कि जर्नलिस्ट का एक ड्रोन इस बिल्डिंग की विंडो के करीब जा रहा है तो वो उसे शूट कर गिरा देते हैं क्योंकि ये मीटिंग पूरी तरह सीक्रेट है। हम देखते हैं कि ब्रिकली भी इस मीटिंग के लिए आया हुआ था और तभी यहाँ पर वो एजेंट भी आ जाता है जिसकी जगह लेकर ब्रिकली यहाँ आया था। वो यहाँ पर तमाशा करने लग जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पागल समझकर यहाँ से निकाल देते हैं और ये देखकर हाना और ब्रिकली यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। गलती से ही सही ब्रिकली को ये मीटिंग अटेंड करने का मौका तो मिला था और इस तरह इस मीटिंग में एक आम सिविलियन भी शामिल हो गया था। बाहर से दिखाया जाता है जो पानी का टैंक बनाया गया था उसके अंदर पानी आना बंद हो गया है क्योंकि बाहर से एक पाइप लीक हो गया था। इंजीनियर्स तुरंत काम करना शुरू करते हैं और पाइप को रिपेयर करके असेंबली हॉल का ये टैंक फिल कर देते हैं। जिसके बाद इस टैंक के अंदर वही होमो स्पेंडल्स आते हैं। इस टाइम इस होमो स्पेंडल के साथ साथ यहाँ पर इंसानों जैसे ही दो किस्म की और क्रिएचर भी थी और एक ऐसी फिश भी थी जो बात कर सकती थी। इस टाइम जो सोर्ट नाम की होमो स्पेंडल यहाँ पर आई थी वो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात ये बताती है कि वो दुनिया में मौजूद सारे लैंग्वेजेस बोल और समझ सकती है, इसीलिए वो इंसानों से बात करने आई है। इंसानों के लीडर यहाँ पर अपनी वेलकम स्पीच देता है और उसकी स्पीच को काटते हुए सॉल्ट यहाँ पर अपने गार्ड से 2 अंडे फेंकवाती है। ये उसके बच्चे थे असल में जो पैदा होने से पहले ही मर गए थे और वो इसका इल्जाम इंसानों पर दे रही थी क्योंकि इंसानों की फैलाई गंदगी और पोल्यूशन की वजह से समुद्र इतने खतरनाक हो गए थे कि उनके रिएचर्स का और उनके बच्चों का वहां जिंदा रहना और नए बच्चों का पैदा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया था। वुमन बेस्टर उससे माफी मांग ही रहा होता है कि सॉल्ट दोबारा उसकी बात काटती थी और कहती है कि वो यहाँ पर ब्रिकली से सिर्फ बात करेंगे। ये बात सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और हैरानी से ब्रिकली की तरफ देखने लगते हैं। वो कोई एम्बेसडर नहीं था, ना एजेंट था, वो एक आम सा सिविलियन था जो झूठा एजेंट बनकर यहाँ बैठा हुआ था। ब्रिकली भी अजीब तरह से उठ जाता है और यहाँ सबको बताने की कोशिश करता है कि मैं तो नॉर्मल सा सिविलियन हूँ, मैं आपसे क्या बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्ट उसे कहते हैं हम तुमसे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि तुम्हारे पास पावर है, बल्कि हम तुमसे इसलिए बात करना चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जिसने हमें इज्जत से ट्रीट किया था। तुमने हमें उस तरह से ट्रीट किया जिस तरह तुम अपने जीसस क्रॉस को ट्रीट करते हो और यही बात हमें अच्छी लगी है। इसीलिए हम किसी से नहीं बल्कि सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि तुम हमारी बात सुन पाओगे, समझ पाओगे। यहाँ पर वो ब्रिकली का एक्शन एक वीडियो के फॉर्म में बाकी सभी इंसानों को भी दिखाती है और आखिर ब्रिकली भी उससे बात करने के लिए मान जाता है। फिलहाल के लिए ये मीटिंग यहाँ से खत्म हो जाती है और ब्रिकली को पकड़ लिया जाता है यूनिट की कमांडर की तरफ से और वो अब अलैदगी में ब्रिकली से आकर पूछती है आखिर कौन हो तुम, अपनी सच्चाई बताओ, क्यों एक झूठा एजेंट बनकर तुम यहाँ पर आए, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या तुम होमो स्पेंडल्स के साथ मिले हुए हो। ब्रिकली उन्हें यकीन दिलवाने की कोशिश करता है कि वो कोई भी नहीं है, एक आम सा इंसान है, लेकिन कमांडर को उस पर यकीन नहीं आ रहा था और कमांडर अब उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाना शुरू कर देती है और साथ ही उसकी फैमिली को भी पकड़ लेती है। दुनिया के बड़े बड़े एम्बेसडर्स, पॉलिटिकल लीडर और यहाँ तक के पीएम भी नाराज है कि एक आम इंसान इतनी खास मीटिंग कैसे अटेंड कर सकता है और वो कैसे इंसानों के लिए इतने बड़े बड़े फैसले ले सकता है।
इधर इंटरनेट पर भी ब्रिकली के बारे में ऐसी खबरें मशहूर हो जाती हैं कि जैसे वो फिश स्पाई है, होमो स्पेंडल्स का स्पाई है और वो इंसानों के रूप में असल में कोई और ही क्रिएचर है। यहाँ तक कि दुनिया में तो ये भी रूमर्स फैल जाते हैं कि इस पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को भी कोई दूसरी ही क्रिएचर चला रही है। इधर हमें दोबारा असेंबली दिखाई जाती है जहाँ पर पीएम कमांडर केट से कहते हैं कि तुम सॉल्ट से जाकर कह दो कि हम उसके फैसले से खुश नहीं है, ब्रिकली से उसकी मीटिंग नहीं करवाई जाएगी बल्कि हम अपना एम्बेसडर खुद चुनेंगे। ये लोग इस टाइम सॉल्ट से एक प्राइवेट मीटिंग करते हैं जिसमें ब्रिकली, कमांडर केट, उसके साथ जनरल और प्राइम मिनिस्टर थे। ये लोग सॉल्ट को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी मीटिंग ब्रिकली से करवाई गई तो इंसानों का उनके लीडर से भरोसा हट जाएगा। लेकिन सॉल्ट अभी भी इसी जिद पर थी कि वो ब्रिकली से ही बात करेंगे क्योंकि ब्रिकली के अलावा कोई और इंसान उनकी उतनी इज्जत नहीं करता। मजबूरन ब्रिकली को आगे आना पड़ता है और सॉल्ट से बात करनी पड़ती है। सॉल्ट उसे कहते हैं तुम इस मामले में क्या चाहते हो, मुझसे वो बात करना, ना कि वो बात करना जो तुम्हें इन कम्युनिटी वालों ने सिखाई है। ब्रिकली उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इन लोगों की बात सुन लेनी चाहिए, इस तरह सच में लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, आपको ह्यूमन एम्बेसडर से ही बात करनी चाहिए। और यहाँ सॉल्ट उसे कह जाती है कि अगर कल तुम मीटिंग में ना हुए तो यहाँ कोई मीटिंग नहीं होगी। अब कमांडर केट उसे स्पेशल हाई सिक्योरिटी वाली वैन में बिठाकर यहाँ से दूर ले जाती है, वहां जहाँ उनकी बेटी और बीबी को रखा गया है। रास्ते में केट उसे मजाक भी करती है कि मेरे पास गन है, देखो कुछ भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ब्रिकली बेचारा डर जाता है पर केट उसे बताती है कि मैं तुमसे मजाक कर रही थी यार, असल में हम लोगों को मिलकर इस दुनिया को बचाना है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि बात एम्बेसडर करे या तुम करो, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि इंसानियत को बचाया जाए। ब्रिकली जैसे ही आकर अपनी वाइफ और बेटे से मिलता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, डरा हुआ भी था। वो अपनी फैमिली को अपने साथ होने वाली सारी बात सुनाता है कि किस तरह वो एक एजेंट बनकर गया, उसे फिर होमो स्पेंडल मिला, उसने होमो स्पेंडल की रिस्पेक्ट की, होमो स्पेंडल ने उससे बात करने को कहा और सब कुछ। उसकी ये बातें इतनी ज्यादा एक्साइटिंग थी कि उसकी बेटी तो बहुत मजे से सुन रही थी पर उसकी वाइफ को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी वाइफ कहती है अगर ये बातें सच भी है तो मेरी मानो तो इस पंगे में मत ही पड़ो। पर उसकी बेटी कहती है अरे नहीं, आपको ये गोल्डन चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का और एकदम से मशहूर होने का, ये मौका कभी हाथ से मत जाने दीजिएगा। ब्रिकली खुद भी अब अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद इस चीज के लिए एक्साइटेड था। इतना में दिखाया जाता है कि कमांडर केट और उनकी सारी साइंटिफिक टीम सॉल्ट की पुरानी बातें सुन रही थी और उसके हर हर एंगल से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। ये लोग अपने से ज्यादा ज़हीन और होशियार क्रिएचर को देखकर काफी ज्यादा हैरत में थे। यहाँ पर जो अंडर सॉल्ट गिरा के गई थी, साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च भी करने लग जाते हैं और उन्हीं का एक सैंपल यहाँ पर एक साइंटिस्ट चुरा कर किसी आदमी को बेच देता है सिर्फ अपनी सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। अब वो आदमी जिसने ये सैंपल लिया था वो जाकर ये सैंपल जर्नल को दे देता है और पता चलता है कि सीक्रेटली ये आदमी जो कि पॉलिटिकल लीडर है, जर्नल के साथ मिलकर खुफिया बिजनेस बनाते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वो असल में होमो स्पेंडल्स के साथ ना ही कोई मीटिंग करना चाहते हैं और ना ही कोई डील करना चाहते हैं पोल्यूशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि इस तरह से उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा। यहाँ से जाहिर होता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा करप्ट थे, इन्हें इंसानियत को बचाने के बजाय अपने बिजनेस को बचाने की पड़ी थी। हालांकि अगर इंसान ही खत्म हो जाते तो इनका बिजनेस कौन चलाता है, इनकी अपनी कॉमन सेंस। अब यही जर्नल अगले दिन होमो स्पेंडल्स और इंसानों की मीटिंग से पहले ब्रिकली की पिक्चर भी पूरे मीडिया पर वायरल कर देता है ताकि अगेन ये मीटिंग हो ही ना सके। मीडिया ब्रिकली के पीछे पड़ जाती है और केट बहुत मुश्किल से ब्रिकली को निकालकर असेंबली हॉल तक लेकर आती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि ये काम एक जर्नल का है, इसीलिए ये उस जर्नल को भी इस सीक्रेट मीटिंग से बाहर निकाल देते हैं। फिर फाइनली अब मीटिंग शुरू हो जाती है। सॉल्ट भी वापस आ गई थी और उसके आते ही ब्रिकली अपनी मीटिंग शुरू कर देता है और वो स्पीच पढ़ने लगता है जो केट ने उसे दी थी। सबसे पहले वो कहता है कि सॉल्ट, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझे दुख है कि आपके एक्स सर्वाइव नहीं कर पाए और आपके बच्चे इस दुनिया में नहीं आ पाए। उसकी बात करते हुए सॉल्ट उसे पूछती है कि तुम्हारा कोई बच्चा है? ब्रिकली हाँ में जवाब देता है। उसके बाद सॉल्ट कहती है मुझे रिवर से एक ग्लास पानी चाहिए और उसके बाद ही अब कोई बात होगी। उसकी ये भी बात मान ली जाती है और रिवर से जब पानी आता है तो देखने को मिलता है कि वो पानी इंतहाई गंदा था, बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका था वो। सॉल्ट ब्रिकली से कहती है इस पानी को पियो, जबकि हेडफोन के जरिए केटो से कहती है ये पानी मत पीना, बस वो स्क्रिप्ट पढ़ते रहो जो मैंने तुम्हें दी है। उस कहने पर यहाँ स्क्रीन पर जो लफ्ज चलने लगते हैं, ब्रिकली दोबारा वही लफ्ज बोलने लग जाता है, लेकिन सॉल्ट दोबारा उसे रोक देती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा है वो चीजें मत पढ़ो जो तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुम्हें लिख कर दी है, तुम वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है। यहाँ पर दोबारा केट उसे स्क्रिप्ट को ही पढ़ते रहने को कहती है, लेकिन गुस्से में अब ब्रिकली अपने कान से हेडफोन उतार देता है और वही बोलता है जो उसके दिल में था। वो कहता है इंसान बेवकूफ है और अपनी हरकतों की वजह से ही इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं। ब्रिकली कहता है इंसान समझते हैं कि पोल्यूशन उनका मसला ही नहीं, लेकिन ये उन्हीं का मसला है और उन्हीं का फैलाया हुआ है। आज के बच्चे नए हैं, वो हमारी बात सुनना चाहते हैं, इस अर्थ को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। सॉल्ट को ब्रिकली की बातें पसंद आ रही थी। उसकी ये बातें सुनकर सॉल्ट दोबारा उसकी तारीफ करती है और कहती है कि तुम एक सबसे अच्छे इंसान हो। ब्रिकली शर्मा सा चाहता है और उसके ऐसे बिहेवियर को उसके सीनियर्स यानी हाना और जनरल ऑस्टन बिल्कुल पसंद नहीं करते। फिलहाल के लिए मीटिंग दोबारा खत्म हो जाती है और एक सिक्योरिटी वैन में ब्रिकली को दोबारा उसके होटल रूम में पहुंचा दिया जाता है जहां पर उसकी फैमिली एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रही थी। इस टाइम उसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड होकर वो सब बातें बताता है जो उसके साथ हुई थी और ब्रिकली की बेटी अपने डैड की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती है। यहाँ तक कि अब वो लोग न्यूज पे देखते हैं कि पूरी दुनिया ब्रिकली के लिए नारे लगा रही थी क्योंकि ब्रिकली की वजह से ही होमो स्पेंडल्स ने अभी तक उनके साथ कुछ बुरा नहीं किया था। आज ब्रिकली भी अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा था। इधर दिखाया जाता है कि केट और बाकी जर्नल्स मिलकर H2O डिप्लोमेसी तैयार कर रही है। वो जानते हैं कि उन्हें हर हाल में होमो स्पेंडल्स को दोस्ती के लिए मनाना होगा, इसलिए वो अब एनवायरनमेंट को ठीक करने का भी प्लान कर रही है और इन्हें इसी टाइम पर माइसेलियम नेटवर्क के बारे में भी पता चलता है। माइसेलियम नेटवर्क असल में एक अलजी थी
जो होमोस्पेंडर्स के पर्ल्स के साथ कनेक्ट थी और उन्हें ताकत देती थी। इन्होंने प्लान किया कि ये लोग माइसेलियम नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे ताकि उनके और होमोस्पेंडर्स के दरमियान में रिलेशंस और बेहतर हो सके। इधर हमें ब्रिकली की फैमिली को दिखाया जाता है। एकदम से ब्रिकली के इतना मशहूर होने की वजह से ये लोग डरने लगे थे क्योंकि खतरा अब इनकी जानों को हो गया था। जहां लोग ब्रिकली को पसंद कर रहे थे वहां ब्रिकली के दुश्मन भी बन गए थे। तो ब्रिकली अपनी फैमिली को काम डाउन करता है और उन्हें समझाता है कि हम 1 से 2 दिन में सेफ हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन हमें अब ब्रिकली को न्यू मीटिंग में जाता हुआ दिखाया जाता है। मीडिया के जवाबों से बचते हुए वो अब असेंबली हॉल के अंदर आया था। ब्रिकली अब सॉल्ट को यानी होमोस्पेंडर के लीडर को अपने यूनिट के फैसले के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हम 2065 तक 50% पोल्यूशन खत्म कर देंगे। लेकिन ये चीज सुनकर सॉल्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि 2065 आने में कई साल थे। सॉल्ट उससे पूछती है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगेगा। ब्रिकली उसे समझाता है कि हमें वो रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं जिसकी वजह से इस सारी पोल्यूशन को खत्म किया जा सके और ये सारे रिसोर्स लगभग इतने ही सालों में हम इकट्ठे कर पाएंगे। सॉल्ट जब कहती है कि 40 साल का अरसा बहुत ज्यादा है तो ब्रिकली जवाब में कहता है जहां आप लोगों ने 10 लाख साल इंतजार किया वहां अब ये 40 साल क्या चीज है। उसकी ये बात सुनकर सॉल्ट को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका गुस्सा अब नेचर में भी दिखाई दे रहा था। बाहर आसमान बिल्कुल काला पड़ जाता है और बुरा तूफान आ जाता है। इस तूफान में कोई पानी कोई हवा नहीं थी बल्कि ये तूफान दुनिया का सबसे अजीब तूफान था जिसमें प्लास्टिक और समुद्र के अंदर का कचरा था। दिखाया जाता है कि बड़ी मिकदार में वो सारा कचरा वो सारी प्लास्टिक जो कई स्थानों में इंसानों ने समुद्र के अंदर फेंका था वो आसमान से बरसते हुए अब जमीन पर इंसानों के ऊपर ही गिर रहा था। इंसान अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने लग जाती है और इसी टाइम पर हम ब्रिकली की बेटी को भी देखते हैं जो उसकी तरफ आने के लिए मुड़ रही थी। इस कचरे के तूफान की वजह से वो भी ट्रैफिक में फंस जाती है और तभी अचानक उनकी कार के ऊपर भी एक भारी भरकम चीज आकर गिरती है जिसकी वजह से उनका ड्राइवर फौरन ही मारा जाता है और ब्रिकली की बेटी डरकर गाड़ी से निकल जाती है। गेट को जैसे ही इस सारी चीजों के बारे में पता चलता है वो फौरन ही सॉल्ट से जाकर कहती है प्लीज इस सबको बंद कर दो। ब्रिकली तो वहां अभी तक शॉक में था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी उसकी वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि उसकी बेटी रोड पर निकल गई है उसके पास आने के लिए। ये सुनकर ब्रिकली भी डर जाता है और फौरन अपनी बेटी को बचाने के लिए बाहर भागता है। रोड पर वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी लेकिन जब थोड़ा ही आगे गया तो उसने देख लिया कि उसकी बेटी के ऊपर एक बहुत बड़ा एंकर गिरने वाला था और वक्त पर आकर उसने अपनी बेटी को खींचकर इस एंकर के गिरने वाली मौत से बचा लिया। इसी टाइम पर हम देखते हैं कि ब्रिकली की वाइफ भी आ जाती है और ये सब लोग अपने आप को बचाने के लिए असेंबली हॉल के अंदर चले जाते हैं। इंटरनेट पर न्यूज चैनल्स पर हर जगह ये प्लास्टिक का तूफान वायरल हो जाता है और लोग यही बातें करने लग जाते हैं कि ये होमोस्पेंडर्स की तरफ से जंग का ऐलान है और हमें भी अब जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें शहरों का सीन दिखाया जाता है। शहर आते आते कचरे से भर गए थे यहाँ तक कि समुद्र के अंदर डूबा हुआ टाइटैनिक भी यही आकर गिर गया था। सब लोग पैनिक हो जाते हैं और यहाँ असेंबली हॉल में दोबारा सॉल्ट के साथ मीटिंग स्टार्ट हो गई है। ब्रिकली उसे समझाता है कि हमें वोट नहीं चाहिए हम जंग नहीं करना चाहते। तो सॉल्ट उसे कहती है तुम्हें याद नहीं है जंग तो काफी अरसे से चल रही है और इस जंग को इंसानों ने ही शुरू किया है। इसी कचरे के जरिए इंसान ही हम पर हमला करते हुए आ रहे हैं। हमने तो अभी पहला ही अटैक किया है। सॉल्ट को कन्विंस करने के लिए यहाँ पर अभी भी केट स्पीच लिख लिख कर ब्रिकली को वही स्पीच बोलने को कह रही थी लेकिन अब ब्रिकली जानता था कि उसे ये स्पीच नहीं पढ़नी। वो समझ गया था कि सॉल्ट को पॉलिटिकल चीजें नहीं समझ आ रही इसलिए वो अपने कान में से हेडफोन निकाल देता है। अब पूरी ह्यूमैनिटी की किस्मत एक आम से शहरी के हाथ में थी। ब्रिकली उससे बात करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है देखो सॉल्ट मैं समझता हूँ कि ये इंसानों ने ही जंग की थी। इंसानों ने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया लेकिन अब जो आप लोगों ने किया है उससे इंसान बहुत ज्यादा डर चुके हैं और जब इंसान डर जाते हैं तो वो अजीबोगरीब खौफनाक चीजें करते हैं और मैं नहीं चाहता कि इंसान वो सारे काम करे। वो इस टाइम डिमांड करता है कि आप हमारे साथ दोस्ती का एक एग्रीमेंट कर लें और हम भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन सॉल्ट इस बात को मानने के लिए 3 शर्तें सामने रख देती है। इसमें से एक थी कि इंसान अब समुद्रों का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना तो अपना वेस्ट वहां डंप करेंगे, ना ही पोल्यूशन फैलाएंगे और ना ही वो ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए समुद्र का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्ट कहती है इंसानों को जमीन का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है और जमीन के जरिए भी सारे काम किए जा सकते हैं। हम लोग जब आपके घर आपकी जमीन पर नहीं आएंगे तो आप लोग हमारे घर यानी समुद्रों के रास्ते में भी नहीं आएंगे। जिस तरह आप लोगों के मुल्कों के दरमियान में बॉर्डर बने होते हैं इसी तरह अब समुद्रों और जमीन के दरमियान में भी वैसे ही बॉर्डर्स होंगे। यहाँ तक कि कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में उड़ने वाली ट्रांसपोर्ट भी समुद्र के ऊपर से नहीं गुजरेगी। ये सुनना था कि यहाँ पर बैठे हुए काफी सारे जर्नल्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड इस तरह काम नहीं करती। मॉडर्न वर्ल्ड को अब खाना तक चाहिए तो उसके लिए भी वो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करती है और अगर ट्रांसपोर्ट ही बंद हो जाएगी तो वो क्या करेंगे। सॉल्ट इस टाइम भड़क कर कहती है कि मैं यहाँ किसी की कोई बात सुनने नहीं आई, मैं सिर्फ अपनी शर्तें बता रही हूँ और मैं सिर्फ ब्रिकली से ही बात करूंगी। कहते ही वो अपनी तीसरी शर्त पे बताती है कि अगली मीटिंग के लिए अब सॉल्ट या कोई भी होमोस्पेंडर अर्थ पर नहीं आएगा। वो यहाँ पर रोमन ट्रेंच का मार्क दिखाती है और बताती है कि अगली मीटिंग यहीं पर होगी। ये जगह समुद्र की बिल्कुल दरमियान में 25,000 फुट गहरी थी। इस जगह जाना तो सबमरीन के जरिए भी मुमकिन नहीं था। केट ब्रिकली से इस शर्त को मानने से इनकार करने को कहती है लेकिन ब्रिकली फिर भी इस शर्त पे भी हाँ कह देता है। सॉल्ट कहती है कि ऐसा कर हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम वाकई ही बराबरी पर यकीन रखते भी हो या नहीं। ब्रिकली इस टाइम सॉल्ट की आंखों में आंखें डालकर कहता है ठीक है तुम्हारी सारी शर्तें कबूल, अब हम तुम्हारी कही हुई जगह पर मिलेंगे।
सॉल्ट भी अब अजीब मुस्कुराहट से ब्रिकली को देखती है और यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये मीटिंग खत्म हो जाती है। केट और सभी जर्नल्स ब्रिकली के इस फैसले पर खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि समुद्र की इतनी गहराई के अंदर इंसान का सांस लेना तो पॉसिबल है ही नहीं, और वो जानते थे कि अब इस तरह इंसान अपनी शर्तों से पीछे हट जाएंगे, हार जाएंगे, और इस तरह होमो स्पेंडल्स उनकी जिंदगी तबाह कर देंगे। लेकिन अब जो भी था, इन्हें शर्तें तो माननी ही थी। अगले ही दिन से ब्रिकली की सीक्रेट ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, सबमरीन को चलाने की और सबमरीन में सर्वाइव करने की। एक नया प्रेशर सूट भी तैयार किया जाता है ताकि ब्रिकली समुद्र की इतनी गहराई के अंदर जा सके। आखिर में पूरी टीम को एक सबमरीन में बिठाकर अगली मीटिंग के लिए भेज दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केट को एक बड़ी ऑफिशियल मीटिंग में बुलाया जाता है। यहाँ पर जनरल के पास एक नया प्लान था, अपनी दुनिया को बदले बगैर, अपने लाइफस्टाइल को बदले बगैर इस जंग को जीतने का। वो कहते हैं कि वो होमो स्पेंडल्स को एक न्यूक्लियर मशीन के जरिए टॉर्चर कर कर खत्म कर सकते हैं और इंसानों को वापस आजादी दिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केट इस चीज के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि इस मसले को प्यार से ही हल किया जा सके। पर कमांडर दोबारा केट को समझाने लगते हैं कि होमो स्पेंडल्स ने ऐसी शर्त रखी ही इसलिए थी ताकि वो इंसानों से जंग कर सके। मेरी मानो तो जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। पर केट दोबारा उन्हें फोर्स करती है कि ब्रिकली बात करने के लिए क्या है, और उसके आने से पहले तक हम कोई फैसला नहीं करेंगे। जहाँ केट ने भी अपना फैसला सुना दिया था, तो जर्नल भी अपना फैसला सुना देते हैं कि हम होमो स्पेंडल्स के कहने पर अपनी ट्रांसपोर्ट्स जो ओशन के थ्रू हो रही है वो बंद नहीं करेंगे। और यहाँ केट समझ आती है कि इनके इरादे जंग करने के ही हैं और ये सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोच रही है। केट यहाँ से चली जाती है और पीछे से जर्नल को उनके साथी कहते हैं कि हमने बायो वेपन्स तैयार कर लिए हैं, क्या उन्हें इस्तेमाल किया जाए। पर जर्नल भी इस टाइम के लिए उन बायो वेपन्स को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दे। पर यहाँ जर्नल के साथी जर्नल से कहते हैं कि हमें उस बायो वेपन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, किसी को भी खबर नहीं होगी कि ये काम हमारी मर्जी से हुआ है और इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा। सीन कट होकर अब हमें उस सबमरीन को दिखाया जाता है जो काफी गहराई में जा चुकी थी। एकदम से होमो स्पेंडल्स आकर इनकी सबमरीन को खींचते हुए किसी अजीब सी जगह में ले जाते हैं और ये लोग पैनिक कर जाते हैं। लेकिन जब ब्रिकली अपनी विंडो से सॉल्ट को देखता है तो वो अपनी सबमरीन से बाहर निकल आता है। ये लोग इस जगह आकर हैरान परेशान थे। ये जगह समुद्रों की गहराई पर थी, लेकिन यहाँ पर पानी का एक कतरा भी नहीं था। सॉल्ट इनसे आकर कहती है कि तुम लोग पहले इंसान हो जो इस जगह पर आए हो। इस जगह को हमने तुम्हारे ही लिए बनवाया है ताकि तुम यहाँ पर आसानी से सांस ले सको, जिस तरह तुमने हमारे लिए वो वाटर टैंक बनवाया था। वो ब्रिकली से कहती है कि तुम मास्क उतार सकते हो, यहाँ पर तुम्हें फिर भी सांस आएगा। सॉल्ट खुद ब्रिकली का मास्क उतारती है और ब्रिकली नोटिस करता है कि वो बहुत ही ज्यादा आसानी से यहाँ पर सांस ले रहा था, और ये देखते हुए बाकी लोग भी अपने मास्क उतार देते हैं। दिखाया जाता है कि होमो स्पेंडल्स जैसी और क्रिएचर्स यहाँ पर इंसानों को देखने के लिए आई थी। अब सॉल्ट ब्रिकली को इस जगह को दिखाने लग जाती है और एकदम से ब्रिकली के करीब आकर उसे टच करती है और उसे बताती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं तुम्हें टच करूं। इतनी देर में उन्हें कोई बुला कर ले जाता है और ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे होमो एक्वास इनका वेलकम भी कर रहे थे और इन्हें देखने भी आए थे। इधर जमीन पर हम केट को देखते हैं जो काफी परेशान है और वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि मुझे डर है कि जनरल हैरी कोई इस तरह की बेवकूफी करेंगे जिसकी वजह से इंसानों और होमो स्पेंडल्स के दरमियान में जंग हो सकती है। इसके बाद केट को अपने ऑफिस से फोन आ जाता है। केट जब उस फोन को रिसीव करते हुए विंडो की तरफ जाती है तो उसका हस्बैंड नोटिस करता है कि किसी ने उसके ऊपर स्नाइपर पॉइंट किया हुआ था। वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए उसे नीचे गिरा देता है और इस तरह गोली उससे लग जाती है और वो मारा जाता है। दोबारा सीन पानी के नीचे शिफ्ट होता है जब ब्रिकली और जनरल मिलकर सबसे बातें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हम एक ऐसे इंसान को भी देखते हैं जो असल में जनरल हैरी का साथी था और वो इनके साथ अपने ही प्लान से आया था। वो बायो एजेंट लेकर आया था जिसके जरिए वो सभी होमो स्पेंडल्स को मारना चाहते थे। ये देखकर जनरल और ब्रिकली दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो यहाँ पर किसी जासूस को या अपने दुश्मन को ला रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि होमो स्पेंडल्स पर कोई हमला हो, इसलिए ब्रिकली उस आदमी को लेकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो बायो एजेंट भी नीचे गिरने की वजह से फट जाता है और यहाँ एक बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है। सभी होमो स्पेंडल्स दूर जाकर गिरते हैं और तभी सॉल्ट यहाँ पर ब्रिकली को लेकर अपने गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हुए उसे उड़ाकर यहाँ से ले जाती है और साथ ही उसके मुंह से अपने मुंह को जोड़ते हुए उसे ऑक्सीजन भी देती है। दुनिया में मौजूद सबमरीन के कंट्रोलर की वजह से इंसानों को भी पता चल जाता है कि पानी के अंदर कोई बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है और इस धमाके की ताकत से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि नीचे गए हुए सभी इंसान भी मारे गए होंगे। अब ये बात जैसे ही केट को पता चलती है, केट और भी ज्यादा टूट जाती है। पहले उसके हस्बैंड की मौत और अब उसका मिशन फेल, वो बुरी तरह टूट गई थी। और ये बात जैसे ही ब्रिकली के घर वालों को भी पता चलती है कि नीचे गए हुए सभी इंसान मारे गए हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि सॉल्ट ब्रिकली को लेकर पानी के ऊपर आ जाती है ताकि ब्रिकली आराम से सांस ले सके, जिसके बाद वो अपनी एक वीडियो बनाती है इंसानों के पास भेजने के लिए, जिसमें अब वो इंसानों को धमकी दे रही थी कि जिस तरह इंसानों ने हमारे इलाके में धमाका करवाकर हमारे सारे होमो एक्वास को मारा है, यानी समुद्र के नीचे रहने वाले क्रिएचर्स को मारा है, उसी तरह अब हम भी सभी इंसानों को मार देंगे और इस दुनिया को खत्म कर देंगे। सभी लोगों को लग रहा था कि ये वीडियो एक नकली वीडियो है, एआई से जनरेट की गई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि ये वीडियो रियल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिकली केट से कांटेक्ट करता है और केट ये जानकर हैरान हो जाती है कि ब्रिकली इतने बड़े हादसे के बाद भी जिंदा था। वो इस टाइम रो रहा था, अपने सारे साथियों के मरने पर दुखी था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो गया। केट कहती है फिक्र मत करो, मैं पता चला लूंगी कि आखिर ये सब कैसे हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये करवाया है उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को भी मरवा दिया है।
असल में जो भी दुश्मन था वो मारना मुझे चाहता था, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। केट ब्रिटली से कहती है, देख लेना तुम, मैं उन दुश्मनों को छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पर अब हम जनरल हैरी को देखते हैं। जनरल हैरी को तो इस हादसे के बारे में खुद भी नहीं पता था, लेकिन ये हादसा करवाया जनरल हैरी के ग्रुप के ही एक आदमी ने था, और वो अब जनरल हैरी को कह देते हैं, आप रिलैक्स रहें, इस हादसे से हमारा तो काम बन गया है। यहाँ पर अब ब्रिटली भी जमीन पर आ जाता है और ये लोग सॉल्ट को भी पकड़ लेते हैं और एक दूसरी तरफ शिफ्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग सॉल्ट को आजाद नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सॉल्ट ने जंग करने की धमकी दे दी है। ब्रिटली को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो इस टाइम कुछ कर भी नहीं पाता। यहाँ सभी लोगों की बातों से वो अंदाजा लगाता है कि ये लोग सॉल्ट को विलन समझ रहे हैं, हालांकि सॉल्ट ने ब्रिटली की जान बचाई थी। अब ऐसे ही बातों बातों में ब्रिटली यहाँ पर ड्राइवर से उस गाड़ी की चाबी ले लेता है जिस गाड़ी के पीछे सॉल्ट के कंटेनर को रखा गया था। इन सब लोगों को लगता है कि ब्रिटली सॉल्ट को लेकर यहाँ से भाग रहा है, लेकिन वो यहाँ से भाग नहीं रहा था, वो तो बल्कि गाड़ी को पीछे मोड़कर इस कंटेनर को ही पानी में फेंक देता है ताकि सॉल्ट आजाद हो सके और अपनी दुनिया में जा सके। जिसके बाद वो खुद भी पानी में जंप कर देता है, क्योंकि जानता था कि अगर वो ऊपर आ तो इंसान वैसे ही उसे मार देंगे। ब्रिटली की इस हरकत की वजह से ब्रिटली को अब गद्दार करार दे दिया गया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि होमो स्पेंडल की एक नई टीम दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ आती है। इस मर्तबा ब्रिटली तो था नहीं, इसीलिए केट खुद उनसे बात करती है। सबसे पहले ये होमो स्पेंडल्स आकर सॉल्ट के बारे में सवाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इंसानों ने उसे कैदी बनाया था। पर केट उसे बताती है कि सॉल्ट हमसे बचकर भाग गई है, और यहाँ पे ये नया होमो स्पेंडल्स का चीफ उन्हें बताता है कि जिस टाइम हमला हुआ था उस टाइम सॉल्ट एक इंसान को बचाते हुए वहां से भागी थी, इसीलिए अब वो हमारी कहती है और अगर तुम्हारे पास है तो उसे हमारे हवाले कर दो। दूसरी बात ये कि तुम लोगों ने हमारे ऊपर हमारी ही जगह पर आकर हमला किया है और तुम लोग इसके अंजाम को जानते नहीं हो। शायद तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। केट उनसे इस हमले के लिए माफी मांगती है और उन्हें यकीन दिलवाती है कि वो हमला इंसानों में से एक गद्दार ने किया था और इस हमले का उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। होमो स्पेंडल का लीडर उनसे कहता है, जो हुआ जैसे हुआ, नुकसान हमारा हुआ है, हम होमो एक्वास का हुआ है और हम इसका बदला लेके रहेंगे। हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारी पूरी दुनिया को एक झटके में तबाह कर सकता है, और वो है रस्ट, जो अपने हाथ में पकड़ी हुई लोहे की छड़ी को एक सेकंड में रस्ट में बदल कर दिखा देता है। और वो कहता है कि हम इसी रस्ट यानी जंग के जरिए तुम्हारी सारी की सारी बिल्डिंग्स एक सेकंड में तबाह कर सकते हैं, और अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हें तबाह ना करें तो हमारी सारी शर्तें तुम्हें माननी होगी। समुद्रों को 5 साल के अंदर अंदर तुम्हें हर तरह से साफ करना होगा, हमारी कैदी सॉल्ट को तुम्हें हमें वापस करना होगा ढूंढकर, और इसके बाद भी हमारी सारी शर्तों को मानना होगा। अब ये सारी बातें सुनकर जनरल हैरी भी डर गए थे। उनके साथियों ने जो गड़बड़ करती थी अब उन्हें इस गड़बड़ को ठीक करना था, और वो फौरन ही सॉल्ट को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं। सीन कट होकर फाइनली हमें सॉल्ट और ब्रिटली को दिखाया जाता है, जो इस टाइम जमीन पर है। ये दोनों जानते थे कि इंसान उन्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों एक फैक्ट्री के अंदर छुपे हुए थे। सॉल्ट ब्रिटली को बताती है कि मैंने तुम्हें छूते हुए तुम्हारे लंग्स को साफ कर दिया है, अब तुम्हें लंग्स की कोई डिसीज नहीं होगी। ये कहते हुए वो उसके करीब आने लग जाती है, और ऐसे इन दोनों के दरमियान की दुनिया बिल्कुल खत्म हो गई। ये दोनों अब एक साथ रहने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है कि जमीन पर रहने वाले लोग भी इनके दुश्मन है और पानी में रहने वाले लोग भी। ये लोग जानते हैं कि ज्यादा देर तक ये लोग एक साथ नहीं रह सकते, पर ब्रिटली सॉल्ट से कहता है कि मैं दरमियान का कोई रास्ता निकाल ही लूंगा और तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। इस टाइम बातें करते हुए ब्रिटली सॉल्ट को ये भी बता देता है कि हमला करवाने में उनकी यूनिट के लीडर केट का कोई हाथ नहीं। केट सच में बेकसूर है और ये काम किसी ऐसे इंसान का है जिसका फायदा होमो स्पेंडल्स को मारने से जुड़ा हुआ है। अब ये लोग फैसला कर लेते हैं कि ये लोग किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जो समुद्र का किनारा होगा। सॉल्ट पानी में रहेगी और ब्रिटली करीब ही साहिल पर रहेगा। सॉल्ट को ये आइडिया पसंद आ जाता है और यहाँ से जाने से पहले ब्रिटली अपनी फैमिली को लास्ट टाइम कॉल मिलाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके कॉन्टेक्ट के सभी लोगों के फोन पहले ही हैक किए जा चुके थे ताकि उसे लोकेट किया जा सके। वो अब जैसे ही अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है तो उसकी वाइफ और बेटी को पता चल जाता है कि एफबीआई उसके पीछे है, इसलिए वो फौरन ब्रिटली से यहाँ से भाग जाने को कहते थे। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, इन्हें चारों तरफ से मिलिट्री के लोग घेर लेते हैं। एक तरफ केट की टीम थी तो दूसरी तरफ थे जनरल हैरी के सोल्जर्स। दोनों ही उन्हें पकड़ना चाहते थे, लेकिन तभी यहाँ पर फौरन केट सबको कांटेक्ट करती है और उन्हें कहती है कि केट और ब्रिटली को कुछ ना किया जाए क्योंकि वो दोनों बेकसूर हैं। इन्हें असल में पता चल गया था कि सॉल्ट की जो वीडियो इन्होंने देखी थी वो असल में एआई जनरेटेड थी और जनरल हैरी के ही साथियों की एक चाल थी, लेकिन कोई भी इस टाइम उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। कुछ सोल्जर्स तो ब्रिटली को पकड़ भी लेते हैं और ये देखकर सॉल्ट इतनी जोर से चिल्लाती है कि यहाँ पर सभी लोगों के कान फट जाते हैं और खुद पानी के अंदर जंप कर देती है। उसको यहाँ से जाता देखकर ब्रिटली टूट जाता है, लेकिन अपने आप से वादा करता है कि वो उसे जरूर ढूंढ कर रहेगा। इसके बाद हमें होमो स्पेंडल के नए लीडर टाइड को दिखाया गया, जो अब पानी के बाहर आ चुका था और उसने आते ही एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट बचवा के सभी जानवरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। इन्होंने ज्यादातर कुत्तों को अट्रैक्ट किया था और ये लोग कुत्तों को जाल में पकड़कर उनका शिकार कर खाने लग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह इंसान किसी मछली का शिकार करके खाते हैं। होमो स्पेंडल्स की इस हरकत से इंसानों को गुस्सा आता है और जब इंसान इस बारे में बात करते हैं तो टाइड इन सबसे कहता है कि तुम लोग भी सालों से मछलियों का शिकार करते आ रहे हो। जिस तरह डॉग्स तुम्हारे सबसे अच्छे और वफादार पेट्स हैं, इसी तरह मछलियां भी हमारी पेट्स हैं। हमें भी दुख होता है जब तुम उनका शिकार करके खाते हो। इधर केट के ऑफिस में केट को पता चलता है कि अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघलने लगी है, जिसकी वजह से जमीन पर पानी का लेवल बहुत ही बढ़ता जा रहा है और वो समझ
चुके थे कि ये सारा काम होमो स्पेंडल्स का ही है। अगर इसी तरह तेजी से बर्फ पिघलती रहती तो वो दिन दूर नहीं था जब पूरी दुनिया ही सैलाब में डूब जाती। इसी वजह से दोबारा इंसान को होमो स्पेंडल्स से मीटिंग करनी पड़ती है और तब टाइड दोबारा कहता है कि तुम लोगों ने अभी तक अपना काम शुरू नहीं किया, समुद्रों को साफ करना शुरू नहीं किया, इसी वजह से आप लोगों को सबक सिखाना हमारी मजबूरी बन गई है। ये मीटिंग इनकी यहाँ पर खत्म हो जाती है और कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी जाकर अपनी फैमिली से मिलता है। उसे इस टाइम कैद करके रखा गया था। वो अपनी फैमिली को बताता है कि रोज रात को वो सॉल्ट को ढूंढने के लिए जाता है, पर उसकी वाइफ पूछती है कैसे, तुम तो कैद में हो। तब वो बताता है कि उसने एक गार्ड को अपना अच्छा दोस्त बना लिया है। रोज रात को वो कैमरास में गड़बड़ करता है और समुद्र के किनारे सॉल्ट को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन अब तक उसकी बात नहीं हो पा रही है। ये कहते हुए वो रोने लग जाता है और ये कन्फेस करता है कि वो सॉल्ट से प्यार करने लगा है और उससे बात किए बगैर रहना उसके लिए अब मुश्किल हो गया है। सीन कट होकर अब हमें जनरल हैरी को दिखाया जाता है। वो अभी तक होमो स्पेंडल्स को खत्म करने का ही अपने ग्रुप के साथ मिलकर प्लान कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे गार्ड को ब्रिकली के पास छोड़ा था जो ब्रिकली की सारी बातें माने, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिकली किसी तरह सॉल्ट से मिले और ये लोग ब्रिकली का ही गलत इस्तेमाल करते हुए होमो स्पेंडल्स को मरवा दें। एक दिन ऐसे ही अब उस गार्ड के जरिए ब्रिकली को खाना दिया जाता है और जैसे ही वो खाना खाता है तो बेहोश हो जाता है और इस टाइम कुछ डॉक्टर्स आकर उसकी बॉडी में वायरस इंजेक्ट कर देते हैं। ये वायरस असल में इंसानों को कुछ नहीं करता, बल्कि ये वायरस होमो एक्वास को मारने के लिए था। रात को जैसे ही ब्रिकली को होश आता है तो वो सॉल्ट से मिलने के लिए पानी में जाकर उसे आवाजें देने लगता है। रात भर के इंतजार के बाद फाइनली सुबह को सॉल्ट आकर उससे मिल ही लेती है। ब्रिकली इस तरह खुश था जिस तरह उसे कोई खजाना मिल गया हो। वो सॉल्ट को गले लगा लेता है, उसे किस करता है और तभी सॉल्ट उसे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों हमेशा साथ रहें तो जाकर इंसानों को समझाओ कि वो होमो स्पेंडल्स की सारी शर्तें मान लें, नहीं तो होमो स्पेंडल्स उन्हें बर्बाद कर देंगे। ब्रिकली उनसे कहता है मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, इंसान मेरी बात ना सुनेंगे ना मानेंगे। कुछ वक्त के लिए तुमने मुझे स्पेशल तो बना दिया था, लेकिन अब मेरी औकात एक आम इंसान से भी कम हो गई है। लेकिन सॉल्ट यहाँ कहते हैं कुछ भी करके तुम्हें इंसानों को मनाना होगा। ये कहकर वो यहाँ से गायब हो जाती है। हालांकि वो खुद भी ब्रिकली को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। सॉल्ट की बात मानते हुए अब ब्रिकली केट और उसकी पूरी टीम से बात करता है, मीटिंग करता है और उन्हें समझाता है कि सॉल्ट ने उससे कहा है कि टाइड से समझौता कर लिया जाए ताकि इंसान और होमो स्पेंडल्स दोनों ही अमन से रह सके। केट इस बात को सुनकर ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और जनरल केट की किसी भी बात को नहीं मान रहे थे। तब केट का एक साथी उसे आइडिया देता है कि हमें प्राइम मिनिस्टर और जनरल को इस मामले में लाए बगैर खुद ही होमो स्पेंडल्स से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि केट ही इस यूनिट के प्रेसिडेंट है और ऐसे ही सारे फैसले करने का हक केट का है। केट को भी ये आइडिया पसंद आता है और वो लोग होमो स्पेंडल्स को मिलने के लिए सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं। लेकिन अजीब बात होती है, घंटों नहीं बल्कि दिनों गुजर जाते हैं और होमो स्पेंडल्स का कोई जवाब नहीं आता। केट डरने लग जाती है कि कहीं होमो स्पेंडल्स उनसे नाराज तो नहीं हो गए, कहीं होमो स्पेंडल्स उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्लान या कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं चल रहे। 4 से 5 दिन गुजरे कि पूरी दुनिया के साहिलों पर होमो स्पेंडल्स अजीब हालत में मिलने लगे। वो मर चुके थे, उनकी बॉडी पर अजीब किस्म के पिंपल्स निकले हुए थे और उनके मुंह खाए गए थे। इतनी ज्यादा तादाद में ये लाशें आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे ही होमो स्पेंडल्स मारे जा चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा था, केट को इसके लिए परेशानी हो जाती है। साइंटिस्ट इन होमो स्पेंडल्स को चेक करते हैं और पता चलता है कि इन्हें खास किस्म के वायरस के जरिए मरवाया गया है और ये ऐसा सिंथेटिक वायरस है जिसे इंसान ही बना सकता है। ये वायरस इंसानों के लिए बिल्कुल नुकसानदार नहीं, लेकिन होमो स्पेंडल्स को मार सकता है। केट को भी समझ आ जाता है कि उसे जो एक सर्वेलेंस नाम के प्रोग्राम के बारे में पता चला था, वो जनरल हैरी का शायद यही प्रोग्राम था जिसमें वो पूरे होमो एक्वास को मरवा कर सिर्फ इंसानों को इस दुनिया पर रखना चाहते थे और उन्हें इंसानों की इस जालिम नेचर पर बहुत ज्यादा दुख होता है। इस टाइम पर जब केट दुखी थी तो केट को बताया जाता है कि होमो स्पेंडल्स उनसे मिलने के लिए आ रही है और सिग्नल भेज रही है। पता चलता है कि सॉल्ट मिलने के लिए आ रही थी और सॉल्ट हमेशा ब्रिकली से ही बात करती थी, इसलिए फौरन ब्रिकली को यहाँ से लेकर जाया जाता है। असेंबली हॉल में आते ही ब्रिकली को उस वायरस के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से होमो स्पेंडल्स मर रहे हैं और ये जानकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन केट उसे बताती है कि अब तक हम लोग ये नहीं जान पाए कि ये वायरस किसने बनाया है और किसने फैलाया है। इन दोनों की बातों के दौरान यहाँ पर सॉल्ट आ जाती है और उसे देखकर ब्रिकली बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन सॉल्ट इस टाइम पूरी तरह उदास थी। वो ब्रिकली को भी एक तरह से इग्नोर कर रही थी और वो सभी इंसानों को बताती है कि मैं आज सभी इंसानों के सामने अपनी हार मानती हूँ। हम लोग हार गए हैं और इंसान जीत गए हैं। उससे हमारे स्पीशीज के तकरीबन लोग मारे जा चुके हैं और बहुत थोड़े लोग ही सरवाइव कर पाए हैं। ब्रिकली जो कुछ भी नहीं जानता था वो रोते हुए सॉल्ट से पूछने लग जाता है, आखिर मुझे बताओ तो सही कि पानी के नीचे हुआ क्या था। सॉल्ट उसे बताती है कि तुम्हारे थ्रू एक वायरस भेजा गया था जिसकी वजह से बहुत सारे होमो स्पेंडल्स मारे जा चुके हैं और ब्रिकली भी ये सुनकर टूट जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसका भी गलत इस्तेमाल किया गया है। सॉल्ट अब दोबारा सब लोगों को कहती है हम जल्द ही इस बात का पता चला लेंगे कि वो वायरस किसने बनाया है और उस वायरस के बनाने वाले और फैलाने वाले हर इंसान को हम पानी के जरिए ही मार देंगे। उसके बाद कहते ही यहाँ पर जनरल हैरी और उनके सारे साथियों को ऐसे हेलुसिनेशंस होने लगे कि जैसे वो लोग बाथरूम में फंसकर पानी में डूबकर मर रहे हैं या फिर कोई उन्हें पानी में डुबाकर मार रहा है। अब ब्रिकली सॉल्ट को बुलाता है और कहता है कि हम लोग किसी डील की बात कर रहे थे, मैं तो केट के साथ मिलकर उसी डील के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ सॉल्ट उसकी बात काट देती है और कहती है कि अब कोई डील नहीं होने वाली। पहले मुझे लगता था कि इंसान और होमो स्पेंडल्स एक साथ मिलकर रह सकते हैं, लेकिन अब नहीं। अब हम जान गए हैं कि इंसान और होमो स्पेंडल्स बस एक दूसरे के दुश्मन है। ब्रिकली यहाँ पर कहता है ऐसा नहीं है सॉल्ट, तुम गलत समझ रही हो। हम अभी भी वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। समुद्र का सबसे गहरा इलाका बेशक आप लोग ले लो, वहाँ की हम सफाई भी करवा देंगे,
वहां पर हम कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलाएंगे और जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे। लेकिन ब्रिकली की बात सुनकर सॉल्ट अब उसे उन इंसानों की तस्वीर दिखाती है जो होमो स्पेंडल्स को मारकर और उनकी लाशों के साथ खेल रहे थे। सॉल्ट कहती है असल में ये सब वो इंसान है जो ज्यादातर दुनिया में रहते हैं और वही हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं और अब इंसानों से हम डरने लगे हैं। मैं जितना भी चाहूं अब हमारी स्पीशीज तुम इंसानों के साथ कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पाएगी। ये कहकर सॉल्ट वहां से चली जाती है और ब्रिकली टूट जाता है। इसी तरह से ये मीटिंग खत्म हो जाती है। मीटिंग के खत्म होने पर यहाँ पर पानी के टैंक्स एकदम से फटने लग जाते हैं और सभी लोग अफरा तफरी में यहाँ से भाग जाते हैं। इस टाइम जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो ब्रिकली था और उसके बाद केट थी जिसने इतनी मेहनत की थी सब कुछ ठीक करने में और होमो स्पेंडल्स और इंसानों की दोस्ती करवाने के लिए। केट इस टाइम उदास थी कि एकदम से उसे एक डॉक्टर की कॉल आई और उसे एक शॉकिंग बात ये बताई गई कि ब्रिकली के पानी से निकलने के बाद बहुत सारे टेस्ट किए गए थे और उनके एक टेस्ट में एक बहुत ही अजीब चीज ये नोटिस की गई है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जिन चेंजेस की वजह से वो इंसान होकर भी एक होमो स्पेंडल वाली जिंदगी गुजार सकता है, यानी पानी के अंदर जी सकता है। ये बात सुनते ही केट जल्दी से ब्रिकली को लेती है और कार में बैठकर यहाँ से निकल जाती है और रास्ते में उसे खुशखबरी देती है कि वो अब हमेशा के लिए सॉल्ट के साथ रह सकता है पानी में, क्योंकि उसका डीएनए सॉल्ट के साथ रहने की वजह से म्यूटेट हो गया है। एक इंसान और होमो स्पेंडल वाला डीएनए हो गया है, वो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी। ये जानकर ब्रिकली बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई। वो लास्ट टाइम अपनी फैमिली से मिलता है और उन्हें हमेशा के लिए गुड बाय कह देता है। उसे दुख तो हो रहा था लेकिन उससे ज्यादा खुशी थी उसे हमेशा के लिए सॉल्ट से मिलने की। इन सारी चीजों के बाद ब्रिकली फाइनली केट के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सॉल्ट रहा करती थी। वो अपने कपड़े उतारकर पानी के अंदर चला जाता है और वहां हम देखते हैं कि उसकी गर्दन पर फिन्स आ गए हैं। वो किसी होमो स्पेंडल की तरह ही पानी के अंदर अब सॉल्ट की कंपनी एंजॉय कर रहा था और बहुत खुश था, जबकि बाहर केट भी उन दोनों के मिलने से बहुत खुश थी। जिसके बाद केट यहाँ पर वॉक करने लग जाती है और देखती है कि एक आदमी वॉक करते हुए यहाँ पर कचरा फेंक गया था। वो गुस्से में इस आदमी से कहती है उठाओ ये रैपर, पर वो आदमी जब उसकी बात नहीं सुनता तो वो बंदूक निकालकर उसके ऊपर तान देती है और डरकर वो आदमी भी कचरा उठा लेता है। इससे जाहिर हो रहा था कि केट अब वो सारे काम करने वाली थी जिससे पानी में बचे कुछ होमो स्पेंडल्स की जिंदगी आसान बनाई जा सके और सेफ हो सके। और इस तरह उसी को दिखाते हुए ये सीजन यहाँ पर खत्म हो जाता है।